और रैली को एक तरफ करते मुझसे कहते हैं आप चलिए अंदर। धामी बोल रही तो मैं हाँप रही हूँ। उससे पहले कहीं तो मैंने कुछ सही भी बोला था, क्यों वो चीज़ें नहीं दिखाई गई, तो वो क्लिप मेरी क्यों नहीं डाली गई। ज्योति अधिकारी को जज साहब ने ये बोला है कि वो माफ़ी मांगेगी सोशल मीडिया पे आके सबसे, और आज के बाद वीडियो नहीं, तो ऐसा कोई मेरे लिए नहीं है। हम उस आदमी की कभी बेइज्जती नहीं कर सकते जो सीएम की कुर्सी पे है, चाहे उसकी जगह मेरे फादर भी क्यों ना। अंकिता की रैली एक ऐसी रैली थी जिसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चा रो रहा था। सीएम की कुर्सी पे अगर कोई इंसान बैठा है, अगर मैं उनके लिए इस टाइप की चीज़ें बोलती हूँ तो गलत मेरे को जो फील हो। बाकी मैं किसी के दबाव में अभी भी कह रही हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ। जो नेता बहू बेटियों की रकम 5-10 हज़ार लगाएंगे तो उनके घर में भी बेटियां हैं, उनके घर में भी बहू है। जो ये कहेंगे ज्योति अधिकारी को दर्द हुआ, ज्योति अधिकारी को दर्द नहीं हुआ। ज्योति अधिकारी ने वो उसके अंदर जो एक माँ है जिसने 2 बच्चे छोड़े, उनका दर्द मुझे रहा, क्योंकि मेरे पीछे ऐसा कोई नहीं था कि 2 रोटी मेरे बच्चों को खिला पाता। किसी ने पूछा था कि आप क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, वो एक वीडियो बना के माफीनामा डाल दें। तो भाई हाँ, अभी किसी ने बोला है कि अगर वो माफ़ी मांग लेंगे और 4 बार मुझे लगता है मांग ली, तो मैं चाहूँगा उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि आप वो केस वापस ले लेंगी तो एक महिला के लिए, क्योंकि देखो जिनके बच्चे हैं ना वो जान सकती है कि पीड़ा। क्योंकि मैं तो ऐसी नेता बनूंगी आने वाले टाइम में कि एक आधों को कजा खुजी के खुद ही जेल चली जाऊंगी, तो मुझे आप लोग नेता ही ना बनाए। तुम तो गए सनम, हमें भी ले डूबे वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। सरकार के विरुद्ध दिखाया मैंने, कानून के विरुद्ध दिखाया, तो क्या उसी समय जो वो ड्यूटी पे बैठे हुए थे वो सीधा मेरे हाथ से, मेरी अपनी सोच है कि वो सटक से मेरे हाथ से दुराती छीनते और रैली को एक तरफ करते, मुझसे कहते हैं आप चलिए अंदर। आपने ये पब्लिक प्लेस में कैसे दिखाया, तो वहाँ पे कोई केस नहीं बना मेरे पे, ठीक हो गया। दराती भी जब्त हो गई मेरे हाथ से। उसके बाद मैं घर आती हूँ, फिर आराम से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ। 28 दिसंबर की ये बात थी। उसके बाद 1 हो जाता है, 2 जाता है, 31 होता है, 1, 2, 3, 4 को मैं देहरादून भी जाती हूँ। देहरादून के लिए भी मैंने शोरों कोरों से मैं सबसे बोलती हूँ बहन बेटियों से कि आइए आप लोग, हमने इस रैली में जाना है। और कुछ चीज़ें ना दादा मैं आप लोगों को दिल से बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी भी ये नहीं सोच रही हूँ कि आप लोग मेरे लिए गलत बोलोगे। मैं जो बोल रही हूँ आप लोग सुनना। जिस दिन मैं देहरादून भी गई ना, मैंने बहुत बाइटें दी थी वहाँ पे भी बहुत पत्रकारों को, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद या तो मुझे बिल्कुल सरकार के खिलाफ दिखाया गया कि ये बोली। मैं पूछना चाहती हूँ उन पत्रकारों से कि कहीं तो मैंने कुछ सही भी बोला था, क्यों वो चीज़ें नहीं दिखाई गई सोशल मीडिया पे। मैंने एक जगह पे ये भी तो बोला था, जब किसी ने मुझे पूछा था ज्योति जी आप कुमाऊँ से आई हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जी भी तो कुमाऊँ के हैं। तो मैंने उस पर एक बढ़िया अच्छा सा बोला था, मैंने कहा हाँ जी, पुष्कर सिंह धामी जी हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं कुमाऊँ से आई हूँ, और आज जितनी बहनें आई हैं सब अपने भाई से सवाल पूछने आई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भाई हमारे सवालों का जवाब जरूर देगा, एक बहन को इंसाफ देने के लिए भाई आज ज़रूर बाहर आएंगे। तो वो क्लिप मेरी क्यों नहीं डाली गई, मेरी हर वो नेगेटिव वीडियो ही क्यों डाली गई। और आज जिन्होंने वो वीडियो डाली या फिर जो भी सोशल मीडिया पे गया, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसमें आज वही लोग मुझे बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं आपके साथ साजिश हुई है, आपको नहीं पता आपके संग क्या क्या हुआ। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उनको तो पता था ना मेरे संग क्या होने वाला है, खुल के वो लोग मेरा साथ क्यों नहीं आए, उनको तो पता था ना। आज अगर आप मेरे बड़े हमदर्द बनते हैं, आप मुझे कहते हो अरे ज्योति दी हमें तो सब पता है कहाँ से किसने क्या करवाया, तो भाई तुमने क्यों नहीं रोक लिया, तुमने क्यों नहीं बोला कि ये बंदी किसी पार्टी से नहीं है, ये एक आम जनता की औरत है, ये आम परिवार से आती है, ये हमारी बच्चियों के लिए आई है, इसका किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप तब के कहाँ थे ये लोग। उसके बाद सुबह मैं आती हूँ देहरादून से, रैली आराम से रैली हो जाती है, मैं देहरादून भी जाती हूँ, मुझे फ़ोन भी आते हैं अलाइवल वालों के, आप जा रही हैं, मैंने कहा हाँ दादा मैं जा रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं अभी भी कहूँ मैं नीम करौली महाराज के भक्त हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। और शायद इसी सत्य की वजह से मैं 6 दिन जेल भी खा के आई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अभी भी आप लोग वही डालना जो मैं बोल रही हूँ, आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है तो इसलिए मेरा लाइफ चल, मैंने झूठ नहीं बोला। मेरे से जाने से पहले भी, देहरादून जाने से भी कॉल आया आप जा रही हैं, मैंने कहा हाँ जी मैं जा रही हूँ। मैं जाके भी आई। मैं अंकिता नन्ही परी के पापा ने कॉल करा मुझे पिथौरागढ़ से कि ज्योति आप जा रहे हो, मैंने कहा हाँ दादा तुम भी आ रहे हो, बोला हाँ मैं खटीमा पहुँच चुका हूँ, रात वाली ट्रेन से हम साथ में चलते। मैंने कहा मैं चली गई, वहाँ रैली भी हो गई, हम वापसी भी आ गए, हम घर आए। दूसरे दिन मंडे था, मंडे की शाम को मैं अपने बच्चों को लेकर क्या कहते हैं भवाली चली गई। उसके बाद सोमवार के दिन मैंने प्रसाद चढ़ाया कैंची में। उसके बाद मैं क्या कहते हैं घोड़ा खाल गई, अपना सारा रहा ठीक रहा, किसी ने कुछ नहीं हुआ। बुध के दिन हमने अपने घर के काम वाम करे। बृहस्पति के सुबह 9 बजे मेरे घर पे बैल बजती है, 1 गाड़ी, 2 बाइक, 1 स्कूटी, पूरे पुलिस वाले आते हैं, उसमें एक महिला आती है और वो मेरे को बताती हैं कि आपके ऊपर एफआईआर होगी। ठीक हो गया। कोई मैं अभी भी कहूँगी आपसे दोस्तों कि मुझे बढ़ चढ़ाकर
अपना दुख बेचने का कोई शौक़ नहीं है, सोशल मीडिया पे संपत्ति बटोरने का कोई शौक़ नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। भाई मेरे संग जो हुआ होगा मैं वही बताऊंगी, मुझे 9 पे खौ लगाना नहीं आता है। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी पुलिस वाला या पुलिस वाली या कोई बड़े अफसर ने मेरे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करी है। मैं आपसे दिल खोल के कह रही हूँ, उन्होंने, मैं तो खुद कह रही हूँ कि उन्होंने अपनी ड्यूटी भी करी है, साथ ही साथ में अपनी इंसानियत भी रखी है। मेरे साथ कोई जबरन नहीं हुई। मुझे बोला गया ये आपका नोटिस है, आपने 11 बजे जो है मुखानी थाने में आना है। मैंने सामने बोला अरे मैं तो आज रुद्रपुर जा रही थी, क्योंकि रुद्रपुर हमने अंकिता के लिए रैली करी। मैंने कहा मैं तो वहाँ जा रही थी। बोला नहीं आप ना चौकी आ जाना एक बार, क्योंकि फिर समझते ही हो। और मैं जिस टाइप से, आपको पता है मैं जिस टाइप से पुलिस वालों की इज्जत करती हूँ, क्योंकि मेरे बाप दादा मेरे भाई पिछले कितने पुश्तों से जो है देश की रक्षा कर रहे हैं, तो मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। मैं गई भी और वहाँ पे सब ने मुझे बैठाया, और मैं तो अभी भी कह रही हूँ अगर मैंने नहीं खाया है तो वहाँ पे जितनी बहनें हैं उनसे पूछे। मुझे समोसे भी खिलाए गए हैं चौकी के अंदर, जलेबी भी खिलाई गई है, पानी भी ऑफर किया गया, और मुझसे सारे सवाल जवाब उन्होंने पूछे। बट मैं ये कह रही हूँ कि एक ऐसा होता है ना कि आप, मुझे भी, या तो मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने मुझे खुल के बताना नहीं चाहा, या जो भी उनके ऊपर प्रेशराइज था, या जो भी उस कार्रवाई को, या तो फिर मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा मैटर हो गया था वो कार्रवाई। उन्होंने बहुत देर मेरे से पूछताछ करी, तो मैं वहाँ तिलबिला गई थी। जो आपने मेरा एक इंटरव्यू देखा बाहर आके जब मैं भाई से कह रही थी, क्योंकि मुझे ही बार बार कह रहे थे नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आपका बयान लेंगे उसके बाद आपको छोड़ देंगे, बार बार छोड़ देंगे की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे छोड़ा नहीं गया। उसके बाद उन्होंने जो भी प्रोसेस वगैरह करा ठीक हो गया, फिर वो घर भी लेके गए, जो भी आपने को देखा। फिर उसके बाद वो मुझे मेडिकल कराते हैं, रात के 10 बजे मेरा मेडिकल होता है। उसके बाद वो मुझे कोर्ट में पेश करते हैं, रात के 11:30 बजे कोर्ट खुलती है। आप लोग तो थे ही भाई लोग वहाँ पे। फिर वहाँ पे जो भी न्यायालय द्वारा वकील वगैरह होता है, मेरी सुनवाई वगैरह होती है, मेरी बेल रिजेक्ट भी नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन के लिए टाल दी जाती है। रात के 1:45 बजे मैं जेल जाती हूँ, 1:15 ऐसे कुछ होता है, गेट खुला मैं अंदर चली गई। वो उस दिन के बाद से अभी तक आप लोगों ने सफ़र देखा ही है, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। बाकी मैं यही है, मेरा यही सफ़र रहा कि मैं अभी भी कहूँ, बहुत से लोग सुनना चाहते कि इसको मारा होगा जेल में, इसको परेशान करा होगा, ये करा, लेकिन मैं अभी आपसे कहूँ कि इतना तो मोटा मोटा मुझे समझ में आता है कि हाँ थोड़ा मुझे परेशान करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि अगर परेशान करने की कोशिश नहीं होती ना भाई लोग, तो एक ही रात में 2-2 3-3 केस नहीं होते। आप भी मेंटली हैरेसमेंट तो हाँ वो हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं, और वो करने के बाद कोई ऐसा भी था जो बता भी रहा था कि अरे उसकी तो हालत बहुत ख़राब है, सारी अकड़ निकल गई उसकी। तो ये भी मुझे बहुत हद तक, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना, जिसने भी मेरे साथ ये करा शायद मैं उसकी दुश्मन थी, लेकिन मैं जनता की नहीं थी। जनता के दिल में मेरे लिए बहुत प्यार था। जो भी पुलिस वाले मुझे मिले, सब ने मुझे कहा बहन हमारा तो इससे कोई पर्सनल दुश्मन नहीं, हम तो खुद तेरी वीडियो देखते हैं यार, हमें तो खुद पता है कि तुम कितना हमारे उसके लिए कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ देखिए सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जिस दिन ये प्रकरण हुआ, जिस दिन कंप्लेंट हुई है, आप चेक कर सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ही लगातार ये 7 कंप्लेंट हुई है। मैं कहता हूँ हमारे पहाड़ की महिलाओं का सम्मान है हमेशा, परंतु ऐसा क्या हो जाता है कि 2 दिन के अंदर ही वो घात उनके अंदर लग जाती है कि यार ज्योति ने जो बोला आज ही हम कंप्लेंट करेंगे लगातार। तो वो जो प्रकरण आप भी जानते हैं, सभी समझते हैं, उतना समझदार हमारा मीडिया है। मेरा एक ही चीज़ है ना कि बुरा भी लगा तो एक साथ लगा सबको, एक एक करके भी तो लग जाता, एक आध दिन आगे पीछे लग जाता। कंप्लेंट भी सेम है, FIR नंबर सेम है, सब कुछ इंसिडेंट सेम है, सब कुछ सेम है। तो वो और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो उन बहनों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने जनवरी की सर्द रातों में रात के 10-10 बजे उठ के चौकियों में जाके कंप्लेंट करा रखे हैं। बताइए जरा, धन्य हैं वो माताएं भी जिन्होंने रात के 1:30 बजे 1 बजे कसर नहीं छोड़ी। भाई 12 बजे जज साहब मेरे सामने बैठते हैं तो सडनली सरकारी वकील जी बोलते हैं सर एक केस तो अभी और हो गया इनके ऊपर है। मैंने कहा अभी किसने कर दिया? तो बोले हाँ दिखाइए कहाँ हुआ। बोले खटीमा से अभी और का 10 बजे। मैंने कहा बताओ, इस बेचारी ने रोटी भी खाई नहीं खाई है तो सीधे कोर्ट पहुँच गए जेल फॉर्म मिले करने। तो ठीक था, जैसा भी था बढ़िया रहा। आप लोगों को क्या लगता है सही रहा ना? अच्छा यहाँ पे मैं एक प्रकरण जमानत मिली, हाँ। तो उसमें 2 चीजें आई हैं। तो कहा गया कि आपको आपत्तिजनक वीडियोस हटाने होंगे, हाँ। तो क्या वो आपने हटा दिए हैं? और दूसरा उसमें एक चीज और कही गई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर आप ऐसी कोई भी बातें नहीं कहेंगे आगे भी जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो उसको लेकर आप क्या? अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरे क्या कहते हैं वकील ने मुझे अभी ना वो पढ़ाया नहीं है टर्म कंडीशनर क्या है वहाँ पे। बट हाँ, आप रही फ़ोन की, तो फ़ोन मेरे पास नहीं है। फ़ोन उसी दिन उन्होंने जब्त कर दिया था। कल मेरी फ़ोन की सुनवाई हुई थी, तो वो अब शायद शिमला जाएगा,
फिर वो कुछ चेकिंग होंगी, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा वो बताएंगे कि शायद कुछ बॉन्ड वॉन्ड करके वही आपत्तिजनक उसमें क्या वही दराती को लेके ही होगा। वीडियो से हटाने के लिए हाँ, कुछ तो वीडियो कोई बात नहीं है। अगर भाई जिन वीडियो के माध्यम से आप मेरे ऊपर केस कर सकते हो तो उनको तो हटाने में फ़ायदा है। मुझे वो उनको रख के भी कोई मैंने आजीवन उनका फ्रेम तो लगाना नहीं है। जिन्होंने वो बातें सुननी थी, जिनको वो बातें लगनी थी, उनको लग गई होंगी, मैं उनको डिलीट भी कर दूँगी। मैं हमेशा आपसे कह रही हूँ, देखो मैं लॉ की बड़ी इज़्ज़त करती हूँ भाई। मैं अगर आज बाहर हूँ तो उन्हीं इंसाफ की वजह से हूँ, न्यायालय की वजह से हूँ, क्योंकि न्यायालय एक ऐसी जगह है जहाँ सच और झूठ ना खरीदा जाता है ना बेचा जाता है। सामने बैठे हुए जज मेरी बातें सुनी, मेरी वकीलों की बातें सुनी, उन्होंने हर वो चीज़ मेरे आगे रखी। क्योंकि बहुत से लोग, अभी मैं आपको बता दूं, बहुत सी अफवाहें ये भी हो रही हैं कि ज्योति अधिकारी को जज साहब ने ये बोला है कि वो माफ़ी मांगेगी सोशल मीडिया पे आके सबसे, और आज के बाद वो वीडियो नहीं। तो ऐसा कोई मेरे लिए नहीं है। दीप्ति चोभाल का एक बयान आया था कि आप सार्वजनिक अगर माफ़ी मांग लेते तो आपको जेल जाना नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे बोला भी तो जाता है। नहीं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, बयान देखिए वीडियो जारी हुआ था, हाँ, वीडियो में कहा गया था, शायद वो वीडियो आपने देखा भी होगा। नहीं, सर, माननीय नहीं मैं- देखा। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, ज्योति अधिकारी जब बाहर आई वेडनेसडे को हमारे पास, जबकि आपको पता होगा खटीमा का जो केस था वो जो न्यायालय की, जो कि मैं उस दिन वहीं पे था खटीमा के अंदर, तो न्यायालय ने, जज ने साफ फटकार लगाई है प्रशासन की कि आपको अरेस्ट करने के लिए किसने बोला। जब मंगलवार को इनको बेल मिल चुकी थी हल्द्वानी के माध्यम से, हल्द्वानी जज के माध्यम से, यानी आप सम्मान नहीं रख रहे किसी जज का, तो उनको फटकार लगाई गई, जेलर को भी फटकार लगाई गई, आला अधिकारियों को भी, कि आपने किसके पूछने पे आपने ये इनको ज़बरदस्ती एक दिन रखा, यानी प्रताड़ित करने के लिए। उसके बाद आपको पता होगा ये 2 दिन के लिए अस्पताल में एडमिट पे रही है, यानी कि रात में आपने फिर मारने की पूरी कोशिश करी है ज्योति अधिकारी को। जी हाँ, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल तो है। इसमें मैं पूरा कर दो सर प्लीज़। हाँ, अच्छा करिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारा प्रशासन जब न्यायालय की बात नहीं सुन रहा, तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी, और ज्योति अधिकारी के खिलाफ जो उनको ज़बरदस्ती अंदर रखा गया, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और वरना हम, खासकर मैं अभी ज्योति दी की बात नहीं करूँगा, मैं इसके ऊपर, वरना उनके ऊपर अभी हाई कोर्ट में जेलर के खिलाफ खासकर जरूर केस दायर करूँगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे ये प्रकरण, जो ज्योति अधिकारी जो मेडल, एक तो आपको पता होगा हार्ट पेशेंट है, इतने सालों से दवाई खा रही है वो महिला, बच्चों से दूर है, त्यौहार के दिन आपने ज़बरदस्ती और मेंटली हैरेसमेंट हो उसको, उसका परिवार और प्रताड़ित हो, उसको ज़बरदस्ती आपने एक रात और जेल करी है वहाँ पर। तो आप सभी लोग इस चीज़ को ज़रूर आगे रखें और दिखाएँ। जी, ज्योति अधिकारी जी, जेल से आने के बाद आपकी तबीयत खराब हुई, क्या वजह रही? खाना अच्छा नहीं मिला या कोई और वजह रही? पहले तो जेल में ऐसा होता है ना दादा, देखो खाने का स्टार्टिंग के 2 दिन तो मेरे बड़े सख्त रहे वहाँ पे। मैं दराती वाली करके फेमस हो गई थी वहाँ। अच्छा, उनको हाँ अंदर जेल हाँ, में थे, उनको आप पता यकीन नहीं था? मानोगे, जो 30 औरतें वहाँ पे हैं, हाँ। जो पिछले 4 साल से बंद हैं, उनको तक मेरा नाम पता था कि दराती वाली है। आप सोचिए, अच्छा, वो उनके पास कोई न्यूज़ नहीं आते हैं, उनके पास कोई मीडिया नहीं है, उनको तक मेरे बारे में पता है, तो मतलब कुछ था। जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे नहीं पता, बट कहते हैं ना कहीं मैंने कुछ ना किसी के संग अच्छा कर रखा था कि भगवान वहाँ भी थे मेरे संग। तो एक बहुत, मैं उनका नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि वो सज़ा काट रही है, वो मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि दीदी पता है सुबह यहाँ पे सब ऐसा कह रहे थे कि दराती वाली से दूर रहना। मैंने कहा है, बोला हाँ। मैंने कहा चलो कोई। फिर मैं अखबार वगैरह पढ़ने लगी, तो स्टार्टिंग के मुझे उन्होंने अखबार भी नहीं पढ़ने दी, जो कि तो जेल में ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि आप किसी भी कैदी को अखबार नहीं पढ़ने दोगे। मुझे मेरे हेडलाइंस भी नहीं देखने दे रहे थे क्योंकि मैं देख रही थी ना क्या आया मेरे बारे में। तो मुझे स्टार्टिंग के 1 दिन उन्होंने अखबार भी नहीं पढ़ने दिया, काफ़ी अलग रखने की कोशिश करी गई। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि जेल में कोई भी अगर आपको पैसे देता है तो तुरंत आपका कार्ड बनता है, आप उस कार्ड से ATM से कुछ कैंटीन से खा सकते हो। मैं 6 दिन जेल में रही, जिस दिन मैं आई उसी दिन सुबह मेरा कार्ड बना, और मैंने उस अपने कार्ड से 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, बस सीधे मेरे पैसे जेब में डाले गए। बोले ये आपके कुछ पैसे थे। तो मैंने कहा अगर ये थे तो ये 6 दिन से क्यों। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ दिनों बाद वहाँ पे कुछ खटीमा के आए थी कुछ औरतें, तो वो आज आई हैं और शाम को उनका कार्ड बन गया, उन्होंने रात को सब्ज़ी मंगाई। मैंने कहा आपने सब्ज़ी कैसे मंगाई? बोले हमारे बच्चे दे गए थे तो हमने कार्ड में जमा कर दिया। मैंने कहा कार्ड बन गया? बोला हाँ। तो मैंने कहा मेरा कार्ड तो अभी तक नहीं बना। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जेल हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे कोर्ट हो, प्रेशराइज तो मुझे ऐसा लगा कि था, दबाव बहुत तगड़ा था। मैम मैं एक चीज़ और आपसे सिस्टर जानना एक चाहूँगा। सवाल मेरा भी है। हाँ मैं सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हो। और धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड में आप जैसी जो महिला है, तो इस तरीके की महिलाएं हैं, और आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो उत्तराखंड की है, हाँ। कि इस तरीके से आप भी अपने जीवन को
हालांकि ये बहुत ज़्यादा कठिन यात्रा भी है आपकी। हाँ। तो मैं देखता हूँ आपको और मैं समझता भी, अंडरस्टैंड भी करता हूँ और बच्चों से दूर रह के। हाँ। तो आप कुछ प्रेरणा देना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारी बहनों के लिए? हाँ, मैं अभी भी कह रही हूँ, जिन बहनों की मैं हिम्मत थी, जो बहनें मुझे कॉल करके बोलती थी, आज वो जो बहनें मेरे घर आके गले लग के रो रही हैं, जिन्होंने माना कि सच में मैंने अपना परिवार छोड़ा, मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ कि डराने की कोशिश हर कदम पे करी जाएगी हमें। ऐसा नहीं है कि अंकिता भंडारी और नन्ही पड़ी अब हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए एक लास्ट केस है। दरिंदे आज भी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे आम लोग हों, चाहे कोई हो। औरतों को अपने हक के लिए आगे आना चाहिए, उसके लिए भले ही हमें जेल भी जाना पड़े, आना चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ, जिन औरतों को लगता है ना कि दीदी आपके संग गलत हो गया, अब तो हमें डर लगता है, डरने की जरूरत ही नहीं है। करा क्या है हमने जो हम डरेंगे? भाई अगर अपने बच्चियों के लिए आवाज़ उठाने में जेल जाना तो इसमें गर्व समझो। किसी को मार के नहीं जा रहे हैं, किसी के संग छल कपट नहीं कर रहे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, अपनी बच्चियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जितने भी मेरे को ये वीडियो जहाँ भी जा रही है, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं आप लोगों की हिम्मत हूँ नहीं हूँ मुझे नहीं पता, क्योंकि ज्योति अधिकारी एक ही है, वो घर घर नहीं जा सकती। लेकिन हर घर से बहन ये ठान ले कि हम अपनी बच्चियों के संग पीछे ढाल में खड़े हैं, चाहे हमारी बच्चों के लिए हमें जेल भी जाना पड़े, हम जाएंगे। तो यही मैं उन बहनों से कहना चाहूँगी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज आप लोगों ने मुझे शेरनी का अवार्ड दिया है तो भैया जेल से भी आई हूँ तो दहाड़ते हुए गई थी, दहाड़ते हुए आई हूँ, कोई मुझे टेंशन नहीं है। और आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए, किसी भी बहन को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ज्योति अधिकारी गई अब हमारे क्या हो, कुछ नहीं होगा। अपनी बच्चों के लिए खड़े रहो, बोलो, उसके लिए जेल भी जाना पड़ेगा, जेल भी हमारे लिए बने हैं, टैक्स हमारा ही ज़्यादा वहाँ, कुछ दिन वहाँ भी खा के आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, आप जिस टाइम आप जेल में थी उस समय आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था जिसमें आप बोल रही थी धामी रे खुश रे कहा था आपने। हाँ। उसको आप किस तरीके से देखती हैं? क्या आपने गलत कहा था? मानती है इस चीज़ को? नहीं दादा, देखो ऐसा है ना, अगर धामी जी की जगह अगर मेरे फादर भी सीएम होते हैं और मैं उनके खिलाफ कुछ कहती तो मुझे भी लगता कि गलत तो कहा। मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं, अभी देखो मैं अपने मुंह से कह दूँ ना कि मैंने गलत कहा, थोड़ी देर में जाकर अरे पैसा दे दिया होगा तभी, नहीं भाई, हम उस आदमी की कभी बेइज्जती नहीं कर सकते जो सीएम की कुर्सी पे है, चाहे उसकी जगह मेरे फादर भी क्यों ना। धक्का लगा, मुक्का लगा। और मैं आपको बताऊं, मैं जिस दिन गई मेरा कोई ऐसा तरीका नहीं था कि मैं बदतमीजी करूं वहां जाके, लेकिन ऐसा होता है ना जब आप धूप लगी हो आपके चेहरे पे और लोग आपको मार रहे हो धक्कम धुक्की, आपके बगल के बैठी हुई औरत रो रही है, आपके आगे से रो रही है। आप तो आई थी मैम, आप देख रहे थे औरतें कैसे रो रही थी। अंकिता की रैली एक ऐसी रैली थी जिसमें बुजुर्ग से लेकर बच्चा रो रहा था, पता नहीं वो क्यों रो रहे थे। आप उनके मुंह पे जैसे ऐसे बोलो कि मैम आप कुछ कहना चाहोगे, वो बोलने से पहले रो रही थी कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारी बच्ची को। तो वो एक आक्रोश होता है ना, कि गुस्सा कि यार ये क्या कर रहे हैं। और अगर मैं हल्द्वानी से वहाँ रैली में आई थी तो आपको लगता है कि मैं वहाँ धक्का मुक्का गाली गलौज करने आई थी? क्योंकि आप वहाँ पे जो पत्रकार यहाँ से वहाँ गए थे उन्हें पता है कि मैं महिलाओं के संग खड़ी थी, हमारा पूरा महिलाओं का बैच जा रहा था, हम महिलाओं के संग थे। हमने बोला था झंडे डंडे आप अपने पीछे करिए हमें, लेकिन एकदम वहाँ पे पता नहीं क्या कहाँ से झंडे आए डंडे आए, तोड़ फोड़, नीचे गिरा दिए, सूट खींचा खांची। अरे मतलब मैं वो जो कमला देवी जी जिन्होंने कराया था वो जोर जोर से माइक पे चिल्ला रही है प्लीज़ हट जाइए आप लोग, ऐसा मत करिए, ऐसा। वो इतना तौस हो गया। और उसमें आप देखना जब मैं वो धामी बोल रही हूँ तो मैं हाँप रही हूँ उससे पहले, क्योंकि मुझे बहुत धक्कम धुक्की। आप तो वहीं पे थी मैम जब मेरे संग उतना धक्कम धुक्की हुई, आपने तो सारा देखा। तो वो एकदम गुस्से में वो कहते हैं ना हो ही गया, निकल ही गया और वो चला गया। मान्य आप कुछ पूछ रहे थे? तो थोड़ा सा उसके लिए तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं वाकई में, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो मुझे नहीं पता किसने कराया, लेकिन हाँ सीएम की कुर्सी पे अगर कोई इंसान बैठा है, अगर मैं उनके लिए इस टाइप की चीज़ें बोलती हूँ तो गलत तो है, मेरे को जो फील हो। बाकी मैं किसी के दबाव में अभी भी कह रही हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रही हूँ।